31 दिसंबर है और फिर वही अजीब सी परेशानी। जब यह दिन आता है तो मोना को लगता है कि उसके हाथ से कुछ फिसलकर नीचे गिर जाता है और देखते देखते पारे की तरह बिखर जाता है। उस रात को लोग सोते नहीं हैं। रात के 12 बजने की प्रतीक्षा में लोग लहरों की तरफ सड़कों पर भागते फिरते हैं। अब कल का स्वागत करने की ओर दौड़ रहे होते हैं, पर इस कल का एहसास मोना को दिन भर बेचैन किए रहता है और बार बार उसके अंदर ध्वनित होता रहता है। वह 1 साल और बड़ी हो गई है। इस बार 1 जनवरी को डैडी ने सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे कहा तो 26 की संख्या जो कल से घंटियों की हल्की हल्की आवाज की तरह उसके चारों ओर खनक रही थी, धमक कर उसके अंदर उतर गई। मम्मी का पत्र भी सुबह की डाक में मिला। उन्होंने उन्होंने भी उसके बर्थडे का जिक्र किया, पर ऐसे जैसे वे उसे बस कनखियों से देखकर निकल जाना चाहती हो। पत्र के शेष भाग में उन्होंने वही सब कुछ लिखा जो वह चाहती हैं कि मम्मी लिखे, अधिक विस्तार से लिखें। पर विस्तार से लिखी हुई इस बात को पढ़कर मोना खींच उठती है। एक कड़वड़ा एक कड़वाहट उसके रग रग में करंट की तरह गुजरने लगती है। मम्मी लिखती हैं, मोना, अब और ज्यादा रुकना ठीक नहीं। हर बात की एक उम्र होती है। फिर लड़की तो एक ऐसा फूल है कि अपनी डाल पर लगे लगे मुरझा जाता है, और अगर उसे तोड़कर किसी के कोट पर लगा दिया जाए तो उसकी ताजगी खत्म होने में नहीं आती। अब तुम्हें फैसला कर ही लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे डैडी की बात अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। यह ठीक है कि तुम लाखों में एक हो, परंतु अब ऐसा लड़का जो तुम्हारे डैडी को भी पसंद हो और तुम्हें भी पसंद हो, कहाँ से ढूंढा जाएगा? और आखिर यह ढूंढाई कब तक चलती रहेगी? मेरे ख्याल में सुरेश सब तरह से तुम्हारे काबिल है। वह तुम्हें चाहता भी बहुत है और तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। सुरेश उसकी बहुत इज्जत करता है, डैडी कहते हैं। वैसे तो सुरेश ठीक है, धीरे धीरे उसकी वकालत का धंधा भी जम जाएगा, पर वह थोड़ा दब्बू स्वभाव का आदमी लगता है। मोना कोई मामूली लड़की तो है नहीं कि शादी की, घर बसा लिया और पति को रोब गांठ कर हंसते खेलते जिंदगी गुजार दी। मोना को तो ऐसा लड़का चाहिए जो इसके अंदर छिपी उन अनंत शक्तियों को पहचान सके और उन्हें फलने फूलने के सभी साधन जुटा सके। एक दब्बू स्वभाव का लड़का यह काम नहीं कर सकता। डैडी से वह लगातार सुनती आ रही है कि वह कोई मामूली लड़की नहीं है। यह बात उसके अंदर इतनी गहराई तक बैठ गई कि उसे हर लड़की बहुत मामूली नजर आती है और कोई लड़का अपने काबिल नजर नहीं आता। जब कभी किसी लड़के के बारे में बात चलती है, सब कुछ विचार करने देखने सुनने के बाद जब मम्मी की आंखें मोना और उसके डैडी पर उठती हैं, तो डैडी के में से कुछ अनपढ़ी खबरें ढूंढने लगती हैं और वे बहुत रुक रुक कर कहते हैं, मोना से पूछ लो। अगर यह लड़का उसे अपने काबिल लगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और मोना जान जाती है कि डैडी की मर्जी क्या है। उसे लगता है वह लड़का तो अभी उसे देखकर गया है, जरूर उसके काबिल नहीं है। वह ना कर देती है। मम्मी खोई सी उन्हें देखती रहती है। डैडी की सेहत ऐसी है कि न गर्मी बर्दाश्त होती है न सर्दी, इसीलिए सर्दियों में वे बम्बई चले जाते हैं और गर्मियों में किसी पहाड़ पर। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से उनके 3-4 महीने ही गुजरते हैं। पिछले कितने सालों से लगातार मोना उनके साथ जा रही है। मोना की तीमारदारी से डैडी बहुत खुश रहते हैं।
वह सुबह उन्हें चाय पिलाकर अखबार पढ़कर सुनाती है। जब उनकी कोई और कंपनी ना हो तो वह उनके साथ बैठकर शतरंज या रमी खेलती है। डैडी अनेक पत्र पत्रिकाओं के पन्ने उलटते हैं। उनमें छपी हुई किसी कहानी की दो चार पंक्तियां स्वयं पढ़ते हैं और यदि वह अच्छी लगे तो मोना से पूरी पढ़वाकर सुनते हैं। मोना उन्हें दिन में 3-4 बार कप में रगड़कर बनाई हुई एस्प्रेसो कॉफी पिलाती है। उनका विश्वास है कि ऐसी कॉफी मोना के सिवा और कोई नहीं बना सकता। मोना जानती है मम्मी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। रीता को अपने घर और 2 बच्चों से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती और मोहन अकेला ही इतना बड़ा मेडिकल स्टोर संभालता है और फिर डैडी की देखभाल के लिए रह जाती है सिर्फ मोना। डैडी इवनिंग वॉक के लिए गए हैं और मम्मी के पत्र को मरोड़ती हुई वह गुमसुम सी बैठी है। पता नहीं उसे क्या करना चाहिए, पता नहीं वह कैसा पुरुष है, पता नहीं वह किसकी तलाश कर रही है। और वह उठकर वार्डरोब में लगे आदमकद शीशे के सामने खड़ी होती है। वह अपने आप को देखती है, अपना व्यक्तित्व, फिर उसकी कल्पना करती है सुरेश की, उसकी 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 उसे लगता है सभी उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े बड़ी श्रद्धा से उसके मुख की ओर ताक रहे हैं, बिल्कुल बौने आदमियों की तरह। नैनीताल में डैडी के परिचितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनमें एक कर्नल साहब हैं, एक बैरिस्टर साहब हैं, 2-3 अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर हैं। सबकी उम्र एक जैसी है, सबकी आदतें एक जैसी हैं, सबके पास अपनी गुजरी हुई जिंदगी में से दूसरों को सुनाने के लिए बहुत कुछ है। सबको अपनी लड़के लड़कियों से कुछ खास शिकायतें हैं। इसलिए डैडी की सुबह और शाम में बहुत भरी भरी सी गुजर रही हैं। पर मोना तो अकेली होती जा ही रही है और उस अकेलेपन में अपने में ही वे कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भटकते भटकते थक जाती है। तीखी अकुलाहट उसकी रग रग से फूटने लगती है और वह शीशे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने आप को देखती रहती है, अपना 5 फुट 6 इंच का कद, अपनी बड़ी बड़ी आंखें, अपनी लंबी सुडौल बाहें, अपना भरा हुआ शरीर और बहुत अंदर तक बैठी हुई एक मोना, एक बहुत जागृत मोना। वह पलंग पर लेटी हुई कोई किताब पढ़ने का उपक्रम कर रही है। उसने अपने आप को बहुत ढीला छोड़ दिया है। उसकी साड़ी में उसकी पिंडलियां बाहर निकल गई हैं। उसकी अलकें इधर उधर बिखरी हुई हैं। डैडी बाहर के कमरे में अपने दोस्तों के साथ शतरंज में डूबे हुए हैं और ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी हुई मोना आज अपने को बड़ा हल्का महसूस कर रही है। इतना अस्त व्यस्त हो जाना कितना अच्छा है। उसका मन कर रहा है वह कुछ और शिथिल हो जाए और कुछ और अस्त व्यस्त हो जाए। बस पलंग पर लेटे लेटे कस कर अंगड़ाई ले, अपना अंग अंग मरोड़ कर रख दे। परंतु बाहर डैडी है। वह जानती है डैडी एकाएक अंदर नहीं आएंगे, फिर भी वे बाहर ही तो बैठे हैं। डैडी के साथ वह अस्त व्यस्त नहीं रह सकती और उनके साथ रहते उसे कितने वर्ष बीत चुके हैं। डैडी के साथ रहना उसकी आदत बन चुकी है। उस आदत में एक संकोच, एक मर्यादा भी इस तरह घुल मिल गई है कि अस्त व्यस्त होना तो उसे भूल सा गया है। उसने लेटे ही लेटे अपनी साड़ी को ठीक कर लिया है। उसने डैडी की आवाज सुनी। वे कह रहे हैं, कर्नल साहब, मोना मेरी लड़की नहीं लड़का है। मेरा कितना ख्याल करती है। इसकी शादी हो जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं कहता हूँ मेरे घर में मोना के रूप में किसी देवी ने जन्म लिया है।
शी इज अ गॉडेस। कर्नल साहब पूछ रहे हैं, पर चोपड़ा साहब, अभी तक आपने उसकी शादी क्यों नहीं की? अब तो वह काफी सियानी हो गई है। आप ठीक कहते हैं कर्नल साहब, डैडी कह रहे हैं। इस उम्र तक अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है, पर मोना कोई मामूली लड़की नहीं है। आपने उसकी पर्सनैलिटी तो देखी है। उसे म्यूजिक का बेहद शौक है। लिटरेचर में उसकी गहरी दिलचस्पी है। उसके लिए कोई मामूली लड़का नहीं। सच कहूँ कर्नल साहब, मुझे उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं, पर यह जरूर चाहता हूँ कि लड़का ऐसा हो जो उसका मैच हो। मोना डैडी के मुख से ऐसी बातें बहुत बार सुन चुकी है। पिछले कितने ही वर्षों से लगातार सुनती चली आ रही है। वह देवी है, गोडेस है, डैडी सभी से कहते रहते हैं। मोना मामूली लड़की नहीं, उसके लिए मामूली लड़का नहीं चाहिए। आज वे कर्नल साहब से कह रहे थे, मुझे मोना की शादी की कोई जल्दी नहीं है। क्यों जल्दी नहीं है? मोना के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है। आखिर वह गैर मामूली लड़का है कहाँ? उसे कौन ढूंढ कर लाएगा? या एकाएक वह किसी अवतार की तरह प्रकट हो जाएगा? मम्मी लिखती हैं, लड़की वह फूल है जो ज्यादा देर तक डाल पर रहे तो मुरझा जाता है। क्या वह भी मुरझा जाएगी? 6 महीने की दूरी पर खड़ा हुआ 27वां साल उसे मुस्कुराते हुए संकेत कर रहा है, और उसके पीछे दूर खड़ा हुआ 28वां साल भी उसे मध्यम मध्यम सा नजर आ रहा है। और उसके पीछे गहरा अंधेरा है, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। वह फिर शीशे के सामने आ खड़ी हुई है। उसे लगता है वह बहुत सुंदर है। वह अभी भी बहुत सुंदर, इससे कम भी सुंदर होती तो कोई हर्ज नहीं था। उसे लगता है वह बहुत स्वस्थ है, कभी बीमार ही नहीं पड़ती। ऐसी भी क्या तंदुरुस्ती कि आदमी कभी बीमार न हो। डैडी बीमार रहते हैं, वह उनकी तीमारदारी करती है। पिछले साल 8 साल से वह लगातार डैडी के साथ जुड़ी हुई है। बीए के बाद उसका कितना मन था कि वह म्यूजिक से एमए करे। उसने एमए ज्वाइन भी किया, पर बीच में ही छोड़ना पड़ा। तब से वह एक ही काम में लगी हुई है, डैडी के साथ रहना, उनके साथ बम्बई, दिल्ली, नैनीताल के बीच झूलते रहना। वो डैडी लगातार कितनी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। मुन्ना मेरी लड़की नहीं लड़का है। मुन्ना के रूप में मेरे घर में किसी देवी ने जन्म लिया है। मुन्ना कोई मामूली लड़की नहीं है। मम्मी ने अपने पत्र में फिर वही बात कही, कुछ फैसला करो, सुरेश अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फैसला? किसे करना है फैसला? उसे? क्या उसे फैसला करना है? कौन करता है फैसला? बाहर डैडी की हंसी गूंज रही है। उन्होंने कर्नल साहब के बादशाह पर शह लगा दी। मुन्ना, डैडी की आवाज है। वे उसे साथ की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। मुन्ना, क्या तुम सुरेश से शादी करने को तैयार हो? वह उनकी ओर देखती है। सामने की छोटी मेज पर गिलास के नीचे एक पत्र दबा हुआ है। डैडी की नजरें सुबह के पड़े हुए अखबार पर दौड़ रही हैं। पता नहीं क्यों दौड़ रही हैं। क्या कोई ऐसी खबर है जो सुबह के 2-3 के परायण के बाद भी बच गई हैं, या उन्हें अखबार पर दौड़ने की सिर्फ आदत पड़ गई है? तुम्हारी मम्मी का पत्र आया है, डैडी बोल रहे हैं, पर उनकी नजरें अभी भी अखबारी कागज पर सरपट दौड़ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि तुम सुरेश से शादी करने को तैयार हो। तुमने उन्हें लिखा था? जी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सरपट दौड़ती नजरें अखबार से उठकर मुन्ना के चेहरे पर दौड़ने लगी हैं। उनकी सरपट उठती नजरें
अखबार से उठकर मोना के चेहरे पर दौड़ने लगी हैं। तुमने तो खुद ही एक दिन कहा था कि उसमें कोई बात नहीं है। पर मुझ में ही क्या खास बात है डैडी? तुम में? डैडी बहुत गंभीर हो जाते हैं। तुम में तो वह बात है जो लाखों में नहीं होती। हाँ, यह बात जरूर है कि आदमी को खुद नहीं मालूम होता कि वह क्या है। खैर, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत खूब सोच समझकर फैसला करो। मैं नहीं चाहता कि किसी दबाव में आकर तुम अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला करो। कहीं तुम अपनी माँ की इच्छा तो नहीं पूरी कर रही हो मोना? नहीं डैडी, यह फैसला मैंने खुद किया है। तब तो बड़ी खुशी की बात है। डैडी बहुत संभल कर बोल रहे थे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी हीरे जैसी बेटी किसी ऐसी जगह जड़ी जाए जहाँ उसकी पूरी कद्र हो। तुम इस रिश्ते से खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मोना शीशे के सामने खड़ी है। अक्सर वह शीशे के सामने अपने आप को बहुत चुप चुप देखती रही है, बहुत गंभीर होकर। आज उसे लग रहा है वह मुंह चला चलाकर, आंखें घुमा घुमा कर गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करके देखे। अपनी ऐसी बहुत सी बातें देखे जो उसने पहले नहीं देखी। एकाएक उसे अपने दाहिनी गाल के ऊपर एक कील दिखाई देता है। वह बहुत नजदीक होकर उस कील में उंगली रगड़ रगड़ कर देखती है। उसे आश्चर्य होता है, पर यह कील कब निकल आया? वह उसे खुरचने लगती है। बाहर से कर्नल साहब की तेज हंसी सुनाई दे रही है। चोपड़ा साहब, आखिर आज शह लग ही गई। इस साल आप फिर आएंगे तो शतरंज के और ताजे जौहर दिखाऊंगा आपको। हा 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 हा। डैडी बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। कर्नल साहब, अगले साल यहाँ आना नसीब होगा या नहीं कौन जाने। मोना बहुत सियानी हो गई है। उसकी शादी अब जल्दी ही करनी है। फिर यह अपने घर चली जाएगी, मेरे साथ कौन आएगा? मोना ने कील खुरचकर फेंक दी और उस स्थान को मुंह बिचकाकर गर्दन टेढ़ी कर कर देख रही है। वहां खून छलछला आया है। यहीं यह कहानी समाप्त हो। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी कमी हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगली कहानी में मैं उन्हें दूर करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।